स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है क्लॉज। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो जितना भी आपका बेसिक है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो काफी इंपोर्टेंट होते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से जो क्लॉज है वो एक ये है। उसके बाद नॉन फाइनाइट आता है, जहां पे आप जो है पार्टिसिपल पढ़ते हैं, जिरेंट पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम इस क्लॉज को देखेंगे, क्योंकि इसमें नाउन क्लॉज ए आता है, नाउन क्लॉज बी आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, एडवर्ब क्लॉज आता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, उसमें भी 4 to 5 टाइप्स होती है, उनको पढ़ना है। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है आप इसे अगर ध्यान से पढ़ें तो काफी इंटरेस्टिंग और लेंथी टॉपिक है। लेकिन जब आप इन्हें सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी में चलिए इस बात को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को सही से समझते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉज होता क्या है, देखिए। तो जो क्लॉज होता है ये होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब ये कि किसी भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट, किसी भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस बनता कैसे ये देखिए। जैसे मान के चलिए मैंने बोला सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने एक कंजक्शन लगाया। कंजक्शन ने क्या किया, एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। और ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें हमने एक कंजक्शन में 2 टेंस को जोड़ा हुआ है। कंजक्शन से 2 टेंस को जोड़ा हुआ है। तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है किसी भी टेंस का पार्ट, किसी भी टेंस का पार्ट। ठीक है, जिसके पास अपना क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और अपनी एक क्या हो, वर्ब। बस समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, देखिए इसमें एक अपना सब्जेक्ट भी है और अपनी एक वर्ब भी है। तो क्या मैं इस पार्ट को एक क्लॉज बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, टेंस का किसी भी कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट हो, वही क्या कहलाता है, आपका क्लॉज कहलाता है। तो इसका मतलब ये कि क्या मैं इस पार्ट को क्लॉज बोल सकता हूँ? आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद एक कंजक्शन है, तो इसका मतलब बच्चों मैं क्या इस पार्ट को भी एक क्लॉज बोल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और अपनी क्या है, वर्ब है। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट सेंटेंस में हमें 2 क्लॉज मिली। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो क्लॉज है ये क्या है, क्या है? तो एक बात समझिएगा कि जिस क्लॉज में, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस क्लॉज में कोई भी कंजक्शन नहीं लगी होती है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में कोई कंजक्शन है नहीं है, वो तो इस वाले में जुड़ी हुई है। तो जिस क्लॉज में कोई भी कंजक्शन नहीं लगी होती है उसी को हम बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यह है कि इस कंप्लीट सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे मान के चलिए मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने बोला ही राइट्स लेटर। तो क्या इस सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन जुड़ी हुई है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो टेंस है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है? जी हाँ। इसका दूसरा नाम क्या है, मेन क्लॉज, या इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल सेंटेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये क्या है, ये मतलब एक टेंस में जो हमने 2 क्लॉज जोड़े हुए हैं उनमें से जो कंजक्शन से पहले वाला होता है, जिसमें कंजक्शन नहीं लगी होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज।
या मेन क्लॉज, और बच्चों जो कंजक्शन के साथ आता है ये वाला पार्ट लिख देता हूं मैं से, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पार्ट है ये दो चीज हो सकता है, या तो ये होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका काम होता है, देखो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है सह सहायक, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या ये हो सकता है क्या, यही कंजक्शन के साथ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या ये हो सकता है कोऑर्डिनेट, क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? या तो ये वाला पार्ट, ये जो देखो कंजक्शन के साथ है, या तो ये पार्ट हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या ये हो सकता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। लेकिन जो कंजक्शन के साथ नहीं है, जो कंजक्शन से अलग है, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब क्वेश्चन उठता है ये कि साहब कब जाके ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और कब जाके ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप इतने को कॉपी कीजिए, उसके बाद में एग्जांपल देके समझाता हूं कि कब ये सबऑर्डिनेट होगा और कब ये कोऑर्डिनेट होगा। और जब हम इन्हें समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट की कौन कौन से टाइप होती है और इस कोऑर्डिनेट की कौन कौन से टाइप होती हैं। उसके बाद उस टाइप में क्या क्या होता है उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो क्लॉज का जो टॉपिक है ये आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, और जब आप इसे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश सीखने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कीजिए, मैं हटा देता हूं इसको। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला इफ यू गिव मी मनी बात समझ में आ गई? देखिए, मैंने बोला इफ यू गिव मी मनी तो आई शैल हेल्प यू। बस मुझे इतना बता दें कि देखिए यहां पे क्या है, ये कंजक्शन है, इसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्या मैं इसे क्लॉज 1 बोल दूं? जी हाँ। ये कॉमा लगाया, इसके बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या मैं इसे क्लॉज 1 क्लॉज 2 बोल दूं? जी हाँ, बोल सकता हूं। बस मुझे इतना बता दो कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है। आपने कहा सर प्रिंसिपल क्लॉज वो है जिसके पास कंजक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे कंजक्शन किसके पास है? इसके पास है। तो इसका मतलब ये जो क्लॉज है वो क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज इसी से समझ जाएंगे ना, कहीं बाद में आप प्रेम का चोपड़ा बोलने लगे इसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, अब ये क्या है? ये क्या है? देखो यहाँ पे दो ऑप्शन उठते हैं, या तो ये सबऑर्डिनेट होगा, नहीं तो ये कोऑर्डिनेट होगा। तो एक बात समझिएगा कि जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान से सुनिए, जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपके दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड हो, मतलब जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपके दूसरे वाले सेंटेंस पे क्या हो? डिपेंड हो। तो जब भी डिपेंड होगा तो वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये क्या होगा? क्या होगा? इस पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? डिपेंड होगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड ना हो, तो वो जो आगे वाला सेंटेंस है वो आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? ये आगे वाला सेंटेंस कौन सा है? जिसमें लगी होती है कंजक्शन। इसमें क्या लगी होती है? कंजक्शन। ध्यान से समझिए, मैंने बोला जब प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें कंजक्शन लगी हुई है उस सेंटेंस पे डिपेंड है तो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन डिपेंड नहीं है तो कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो हमें इतना तो पता लगा कि इस सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो क्या ये वाला पार्ट इस पे डिपेंड है? देख के बताइए। आपने कहा इफ यू गिव मी मनी तो आई शैल हेल्प यू। भाई हेल्प कब होगी? जब आप मुझे पैसे दोगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड है। भाई जब पैसे मिलेंगे तो हेल्प होगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो हेल्प नहीं होगी। तो इसका मतलब जब ये इस पे डिपेंड है तो यही आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज आपका नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड है तो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, मैंने बोला he is confident but she is intelligent। एक सेंटेंस लिखा मैंने बोला ही इज कॉन्फिडेंट बट शी इज इंटेलिजेंट। तो एक बात बताइए, सबसे पहले इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज आपका प्रिंसिपल क्लॉज है? पहले ये बताइए। तो आपने कहा कि सर ये वाला इसमें कंजक्शन नहीं लगी है, ठीक है, तो ये वाला जो है क्या कहलाएगा? वो पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये वाला आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये वाला जो सेंटेंस है, दो ऑप्शन, या तो ये सबऑर्डिनेट कहलाएगा, नहीं तो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो बस अब मुझे इतना बता दीजिए, क्या ये वाला टेंस प्रिंसिपल क्लॉज नेक्स्ट वाले टेंस पे डिपेंड है या नहीं है? बस इतना बताइए। तो आपने कहा नहीं सर, ही इज कॉन्फिडेंट, वो तो कॉन्फिडेंट है, और शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो नेक्स्ट वाले टेंस पे क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने कहा था कि कंप्लीट सेंटेंस में हमने दो चीजें ढूंढी, एक तो है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा मिला सबऑर्डिनेट। यहां पे मिला एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा क्या मिला? कोऑर्डिनेट। लेकिन इस टोटल सेंटेंस का नाम क्या है? जिस सेंटेंस में आपका एक तो प्रिंसिपल क्लॉज आया है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, तो इसमें इस टोटल सेंटेंस का नाम क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कहां लिखे? यहीं पे लिख देते हैं साइड में, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत काटापीटी हो जाती है, क्योंकि चीजों को टेक्निकली समझाने की इतनी गंदी आदत है कि मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ लिखा है कहाँ काटा है, ठीक है। तो आप टोटल ध्यान दीजिएगा कि मैं होता ना इंग्लिश को मैथ्स बना देता हूँ, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि वो वाली एक आदत होती है ना कि जब ये आएगा तो ये आएगा, तो वो वाली आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो सीखे तो ऐसा टेक्निकली सीख ले कि वो जब भी आज से 10 साल बाद भी बैठे तो उसे चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और उसके साथ आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, किसी भी सेंटेंस में आपको मिले एक तो प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा क्या मिले? सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उस टोटल सेंटेंस का नाम होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
उस टोटल सेंटेंस का नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आ गई? लेकिन किसी भी सेंटेंस में आपको मिले, एक तो मिला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा मिलता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। उस सेंटेंस का नाम होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आ गई? और जिस सेंटेंस में आपकी कोई भी कंजक्शन नहीं दी जाती, खाली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। तो हमने क्या सीखा? देखो, कोई नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब हम 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, तो नाम सुनते हैं क्या? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है? ये तब बनता है जब इस सेंटेंस में एक तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिले और दूसरा क्या मिले? कोऑर्डिनेट क्लॉज मिले। तो उस सेंटेंस का नाम होता है कंपाउंड सेंटेंस। और किसी सेंटेंस में आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज मिले और क्या मिले? सबऑर्डिनेट क्लॉज मिले, तो उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो बिना कंजक्शन के जो एक सेंटेंस लिखते हैं, जिसको आप पीसी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, उसी का नाम होता है आपका सिंपल सेंटेंस। तो ये जो 3 सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो आपके ऐसे बनते हैं। तो इसका मतलब आप मुझे बताएं कि इस सेंटेंस का क्या नाम है? तो आपने कहा कि सर इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस सेंटेंस का नाम है कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आ गई? तो इस वाले सेंटेंस का क्या नाम था कि सर इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट है। प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ तो कंपाउंड बन जाता है, और प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट मिलता है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और सिंगल सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है ये कि ये जो है, कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था, ये क्या था? ये वो था कि जब जिसपे प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड होता है। ठीक है? इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को ध्यान से देखते हैं, खोलते हैं कि क्या क्या कितने इसके टाइप होते हैं। ठीक है? उसके बाद इस कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो कॉपी कीजिए। देखिए, समझिए यहां से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि ही केम हियर। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा क्लॉज है? आपने कहा कि सर तो बिना कंजक्शन के आपने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो है वो कौन सा क्लॉज हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे आता, ही केम हियर व्हेन आई कॉल हिम अप। मैंने बोला ही केम हियर व्हेन आई कॉल्ड हिम अप, तो आपने कहा कि अरे सर ये वाला जो पार्ट था, क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं लगी है, तो इसी का नाम था प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है? उसके बाद ये जो कंजक्शन के साथ है, इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये सबऑर्डिनेट या ये कोऑर्डिनेट। तो आपने कहा
कि ही केम हियर, आया कब, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब बुलाया तब आया। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड, भाई जब बुलाया तभी आया, नहीं तो नहीं आता। तो इसका मतलब ये कौन सा है, क्लॉज होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज आया और सबऑर्डिनेट आया, तो इसका मतलब उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आ गई? जैसे मान के चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, तो बताइए कौन सा क्लॉज है? आपने कहा बिना कंजक्शन के है, तो क्या नाम होगा? अरे नाम बताओ। आपने कहा सर ये है एक प्रिंसिपल क्लॉज। बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन ये है कि आई लिव इन दिल्ली बट शी lives in मुंबई। मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली बट शी लिव्स इन मुंबई। तो आपने क्या कहा कि सर ये जो कंजक्शन से पहले है, ये वाला जो सेंटेंस है ये कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। कंजक्शन के बाद में ये वाला है, क्या इससे इसका कोई मतलब है? बताइए भाई, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, वो मुंबई में है, क्या हम लोग का कोई भी कॉम्बिनेशन है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई? और सेंटेंस का नाम बता दो, क्या नाम होगा? जी हाँ, वही होगा। क्या कि सर जिसमें प्रिंसिपल आया और उसमें कोऑर्डिनेट आया, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को ध्यान से समझ सके। ठीक है, तो चलिए इसके एक बार टाइप देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझना, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है वो सिंगल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये अपने आप में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? देखिए, एक तो होता है ये नाउन क्लॉज, ठीक है। एक होता है ये एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है ये एडवर्ब क्लॉज। मोटा मोटा बता देता हूं। नाउन क्लॉज वो होता है जो वर्ब के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे, या कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ठीक है, कैसे आता है इस चीज को मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस करता है, बस इस बात को समझिए कि रिप्लेस करता है किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो अपने से पहले एक एंटीसीडेंट ले। एंटीसीडेंट समझते हैं? अपने से पहले कोई ऐसा वर्ड एंटीसीडेंट ले, किससे? अपने से पहले। यहां पे एक एंटीसीडेंट होता है इसके। ठीक है, अपने से पहले कोई ऐसा वर्ड जो क्या हो, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। जैसे होता है ना, आई नो द मैन हु, तो हु से पहले क्या है? मैन है। तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसा नाम ले या कोई प्रोनाउन ले अपने से पहले, वही कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे यूज होता है, कैसे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज होता है जो एडवर्ब की तरह काम करे। एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई करे किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, और किसी भी किसको? एडवर्ब को। वही कहलाता है आपका क्या? जिसने मॉडिफाई किया, क्या किया? मॉडिफाई किया वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज का मतलब सेंटेंस, क्लॉज का मतलब सेंटेंस जिसके पास सब्जेक्ट को, वर्ब हो और कैसे काम किया? एडवर्ब। ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है? सेंटेंस, लेकिन कैसे?
एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव हो क्या बन के आए, सेंटेंस बन के आए तो वही एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होता है, ये भी आपका 4 टाइप्स होता है। जैसे एक होता है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव क्लॉज, इसका काम होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड, एडिशन के लिए यूज होता है ये। मैंने बताया ना, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐड के लिए कुछ ऐसी वर्ड यूज होते हैं, जैसे एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, अलोंग विद हो गया, ठीक है, टुगेदर विद, ऐसे कुछ कंजक्शंस मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा होता है इलेटिव क्लॉज। इलेटिव क्लॉज क्या होता है, इलेटिव क्लॉज वो होता है जो कभी भी कंक्लूजन देता है। क्या देता है, कंक्लूजन देता है, कंक्लूजन देगा। कंक्लूजन मतलब, कंक्लूजन का मतलब होता है कि सर इसके बाद कोई ना कोई कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, और यहाँ पे कुछ ऐसी कंजक्शन यूज होगी, जैसे सो हो गया, therefore हो गया, hence हो गया, ऐसी कंजक्शन यूज होगी। इसी में ही आपका ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, इसी में थर्ड आता है जिसको आप बोलते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्लॉज। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, किसी का ऑप्शन होना, विकल्प होना, ठीक है। और जब ये आएगा तो आपको अल्टरनेट मिलेगा, जैसे ईदर और या नाइदर, नॉट, ऐसी कुछ कंजक्शन आएंगी, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ आपका होता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, क्या बताना, ऑपोजिट। और ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन यूज होना, जैसे बट हो गया, स्टिल हो गया, ठीक है, नेवरदलेस हो गया, कुछ ऐसी कंडीशन का यूज होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे जो 3 टाइप से होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे जिसमें 4 टाइप्स होती है, कम्युलेटिव होता है, इलेटिव होता है, कम्युलेटिव में एंड और अलोंग विद ऐसी कंडीशन यूज होंगी। उसके अलावा इलेटिव होगा, इलेटिव क्या होगा, जिसमें कंक्लूजन में बताएगा, इसमें सो देयरफॉर ऐसे वर्ड यूज होंगे, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेटिव होगा, जिसमें ईदर और नाइदर और ऐसे आएगा। उसके बाद एडवर्सेटिव का मतलब ऑपोजिट बताना। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो एक तो आपको कंजक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कंजक्शन के वर्ड जो है किसमें, इसमें यूज हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट के मेथड होते हैं नरेशन के, वो आप इसमें सीख जाएंगे। या कहने का मतलब जो इंग्लिश का बेसिक होता है ना, ठीक है, और बेसिक और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप बेसिक से लेके एक लेवल बढ़ता है एडवांस तक, वो सब आपके इस क्लॉज वाले पार्ट में आ जाता है। बात समझ में आ गई। नॉन फाइनाइट के कितने मेथड पढ़ेंगे आप, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज जो है नॉन फाइनाइट में यूज होगा, वहां इसके मेथड पढ़ेंगे। आप एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे, इसमें एडजेक्टिव के कुछ मेथड यहाँ पे यूज होंगे। तो कुल मिला के जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे लिख लें और उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से इसे लाइन से बताता हूँ, ठीक है। आने वाला, आज मौसम बहुत बेकार हो गया, बेईमान कहते हैं सर, ठीक है। चलिए हमें क्या, हमें तो पढ़ना है, आइए क्या है देखिए। देखिए
सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को समझना, एक होता है नाउन क्लॉज, ठीक है। ये नाउन क्लॉज क्या है? तो नाउन क्लॉज को समझने से पहले इस बात को समझिए कि नाउन क्या है। पहले इस बात को समझिए कि नाउन क्या है। नाउन वो है जब वर्ब के बाद आपको व्हाट का साउंड मिले, वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आया, व्हाट मतलब क्या, और जो मिला यहां वो नाउन कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला, आप मुझे बताना, ही पुट अ ग्लास, आई पुट अ ग्लास ऑन द टेबल। मुझे इसमें से नाउन बताएं। तो आपने कहा कि सर ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आया, जो मिलेगा वो नाउन है। ध्यान से समझिए, मैंने बोला ही पुट क्या, तो आपने कहा एक गिलास, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन है। क्या ये भी नाउन है? नहीं, ये क्या का साउंड नहीं देता, ये देता है कहां का। कहां मतलब ये, मैंने बोला ही आई पुट कहां, ऑन दी टेबल, तो ये जो है ना इस समय क्या बता रहा है, प्लेस, ठीक है। और प्लेस कौन बताता है, एडवर्ब। बात समझ में आई? नाउन था जब ये टेबल से पहले द आर्टिकल लगाता था। देखो नाउन से पहले आर्टिकल लगा होता ये ठीक था, लेकिन यहां जैसे ही ऑन लगाया मतलब प्रपोजिशन लगाया, ठीक है। तो प्रपोजिशन की मैं जो है जितनी वीडियोज है मैं डाल चुका हूँ, लगभग 3 वीडियो हैं और आपके जो 6 से 7 घंटे में बनी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो जाके वहां देख सकते हैं, और उसमें जो है मैंने काफी चीजें डिटेल से बताई हुई है। तो उसी में से ये है, मैंने बोला कि देखो ये इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑन लगाया तो ये बताने लगा कि आई पुट कहां, और कहां बताने का मतलब वही होता है जो एडवर्ब बताता है। वेयर का जब साउंड आएगा तो एडवर्ब बताता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नाउन मिला वो अपने को क्या मिला, अ ग्लास। बात समझ में आ गई? जैसे आप मुझे यहां बताइए, मैंने बोला आई गिव हिम 10,000 रुपीज, नाउन बताएं। तो आपने कहा सर ये है सब्जेक्ट, ये है वो, मैं देता हूं उसे, ये तो क्या है, हुम का साउंड है भाई, किसी का साउंड आया तो इसका मतलब जो आया वो क्या मिलेगा, वो प्रोनाउन आता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने दिया क्या, वॉट, तो वॉट में क्या आ रहा है, उसे या 10,000 रुपीज। तो आपने कहा सर ये आया, तो ये जो है टोटल क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कहने का मतलब हम नाउन को पहचान लेंगे। नाउन को कैसे पहचानेंगे कि सर वर्ब के बाद में वॉट का साउंड आना चाहिए, वर्ब के बाद में वॉट का साउंड चाहिए, क्या का साउंड आना चाहिए, जो मिला वो नाउन कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। या वॉट ना आके कभी कभी हु एंड हुम भी दे देता है, ठीक है। तब भी बच्चों क्या मिलता है, आपको नाउन ही मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हुम में हमें क्या मिला था, प्रोनाउन मिला था, ऐसे कभी कभी क्या मिलता है, नाउन भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई गिव मोहन 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे मोहन लिख देता, तब भी क्या आता है, ये नाउन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, जैसे मतलब हाउ मिल जाए, वेयर मिल जाए, व्हेन मिल जाए, ठीक है, वाई मिल जाए, ये सब आपका एडवर्ब बताता है, क्या बताता है, बात समझ में आ गई? तो देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सब ऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना, नाउन को। अब ये क्लॉज क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो फिलहाल आपने पहले नाउन को पढ़ा कि नाउन क्या होता है, नाउन वो होता है जो व्हाट का साउंड दे या हु एंड हुम का साउंड दे, ठीक है। लेकिन अब इससे क्लॉज कैसे बनता है, देखिए ध्यान से समझिए। तो मैं हटा दूं इसको, ये मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज होगा, आप सीख सकते हैं, आप सीखना चाहें क्या, देखिए
सब्जेक्ट होता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो टाइप से होते हैं, एक तो डायरेक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो जब वर्ड का साउंड लगे तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हु एंड हुम का साउंड आए उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब देखिए, जैसे इस सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम, एक है 10,000 रुपीज। तो वर्ड का साउंड कहाँ आया है सर, इस पे, तो ये क्या, इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हु एंड हुम का साउंड किसमें है, हिम में, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके भी नाम आप जान सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो नॉलेज है, कितने भी कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट भी दो टाइप से होते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था कि वर्ड के बाद जो आए, वर्ड के बाद जो आए वो नाउन कहलाता है, वो है तो नाउन कहलाता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज बनता कैसे है। नाउन तो समझ गए, अब नाउन से नाउन क्लॉज कैसे होता है देखिए, उसे समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला, आई नो दैट यू अभी एक सेंटेंस आ गया, समझिए। तो मैंने क्या बताया कि सर जब वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आए, किसका साउंड आए, व्हाट का साउंड आए, तो जो मिलता है वो नाउन कहलाता है। जो वर्ड मिलता है वो क्या कहलाता है, नाउन। लेकिन बच्चों अगर नाउन की जगह एक टोटल सेंटेंस आ जाए, नाउन के साथ क्या आ जाए, टोटल एक सेंटेंस आ जाए, जिसके पास क्या हो, अपना एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो उसको नाउन हटा के उसको बोलते हैं डायरेक्ट नाउन क्लॉज। बात समझ में? कब, वर्ब के बाद एक वर्ड ना आके टोटल सेंटेंस आ जाए तो कहलाता है नाउन क्लॉज। लेकिन उसका साउंड होना चाहिए व्हाट वाला, क्या वाला साउंड होना चाहिए, समझ गए? जैसे मैंने बोला आई नो, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूं, तो क्वेश्चन उठता है कि आप क्या जानते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट, क्या जानते हैं, व्हाट। बच्चों क्या जानते हैं, इस व्हाट में आपको एक वर्ड मिला, ये टोटल ये वर्ड मिल गई, ये टोटल सेंटेंस मिल गया। मुझे बता, आपने कहा कि मैं जानता हूं, क्वेश्चन उठता है क्या जानते हो, तो क्या जानते हो, दैट जानते हो, नहीं, आपने कहा कि आई नो दैट यू आर एन इंजीनियर। तो इसका मतलब आप टोटल सेंटेंस जानते हो, और ये टोटल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं आपका नाउन क्लॉज। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं ये बोलता कि आई नो मोहन, तो मैंने बोला आई नो मोहन, आपने बोला आई नो हु या हुम, किसको जानते हो, मोहन को। अब जो आया वर्ड ये नाउन कहला है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे टोटल सेंटेंस आया है, और सेंटेंस वो आया है जिसके पास अपने सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। तो बच्चों ये नाउन नहीं है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि क्लॉज वो होता है जिसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और नाउन वो होता है जो वर्ड के साउंड में है। तो यहाँ पे वर्ड की साउंड भी आ गई और साथ में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आ गया, तो इस टोटल सेंटेंस को ही बोलते हैं आप नाउन क्लॉज। बात समझ में आ गई? फिर से देखिए, एक एग्जाम्पल है। तो मैंने बोला you will win if you run fast।
मैंने बोला यू विल विन इफ यू रन फास्ट। तो इसका मतलब आपने कहा सर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, है ना। तो क्या इस वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आया? भाई तुम जीतोगे क्या, एक प्राइज, वो तो नहीं लिखा। तो व्हाट का साउंड आया? नहीं है। हु एंड होम का साउंड आया? हु एंड होम का साउंड आया? नहीं है। भाई ना तो क्या का साउंड आया, नहीं तो किसे और कौन का साउंड आया? आया क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो टेंस बना हुआ है, ये जो टेंस बना हुआ है, ये आपका नाउन क्लाउज नहीं है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद वर्ब के बाद व्हाट का साउंड नहीं आया। जब व्हाट का साउंड ही नहीं आया तो ये नाउन क्लाउज कैसे? बात समझ में आ गई सर? अब यहाँ पे क्या है, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो भाई? ये जानते हैं कि आप जो है क्या है कि इंजीनियर, लेकिन यहाँ के हम जानते हैं व्हाट का साउंड आया है? नहीं है। हु का साउंड आया? नहीं है। हुम का साउंड आया? नहीं है। तो नाउन क्लाउज कैसे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद हमेशा व्हाट का साउंड आएगा, ऐसा नहीं है। तो नाउन क्लाउज हमने सीखा, नाउन क्लाउज वो होता है जो व्हाट का साउंड आया वर्ब के बाद, और साथ में जो भी मिले उसके पास एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और अपनी एक वर्ब होनी चाहिए। वही आपका कहलाता है कि वो क्या है, एक नाउन क्लाउज है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो कॉपी कीजिए। ये ठंड भी लग रही है। देखिए, हमने नाउन क्लाउज को पहचान लिया। नाउन क्लाउज वही है जो वर्ब के बाद जो है वर्ड के साउंड के बाद आए और उसके बाद अपना सब्जेक्ट हो, साथ में क्या उसकी वर्ब हो। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो नाउन क्लाउज है, ये जो नाउन क्लाउज है, क्या ये हमेशा वर्ब के बाद ही आता है? क्या ये वर्ब के बाद ही नाउन क्लाउज आता है? मतलब बच्चों वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट यहां पे देगा, ये वर्ब देगा, तो वर्ब के बाद मतलब ये ऑब्जेक्ट बन के ही आता है क्या? ऐसा नहीं है। आपका जो नाउन क्लाउज है, ये जो नाउन क्लाउज है, ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। मतलब नाउन क्लाउज आपके सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है और आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कब ये जी सब्जेक्ट बन के आया है और कब ये ऑब्जेक्ट बन के आया है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि नाउन क्लाउज कभी भी सब्जेक्ट बन के कैसे आता है। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, मतलब वर्ब का सब्जेक्ट बन के नाउन क्लाउज कब आता है? तो सुनिए ध्यान से। देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने बोला इट इज मंडे। तो यहां मुझे एक बात बताएं कि बच्चों ये जो इट है ये क्या है? इट जो है वो ये क्या है? आपने कहा ये जो इट है यही तो मंडे है सर, मतलब मंडे की वैल्यू ही तो इट है। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको जो आगे वैल्यू दी जाए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दिया जाए और ये इससे पहले क्या दिया जाए? आपको इट दे, दैट दे, दीज दे, और उसके बाद हमेशा अगर बी की फॉर्म दे, मतलब इज दे, वॉज दे, ठीक है, वर दे, ठीक है, इट वॉज वर हो गया। तो ये दे किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। तो समझ जाना जो आपका नाउन क्लाउज है वो क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया है। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला
It was मैंने बोला इट इज राइट वॉट यू से। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि इट इज वॉट यू से, क्या सही है? तो इसने कहा कि जो इट की वैल्यू है वो यही है वॉट यू से। मैंने बोला इट इज राइट, ये क्या है बच्चों? वॉट का साउंड है कि क्या, उसमें क्या मिला? जो तुम कहते हो। तो इसका मतलब ये है नाउन क्लाउज, है ना? ये पता कैसे लगा सर? राइट के बाद वॉट का साउंड आया तो ये मिला, तो ये नाउन क्लाउज हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये इट की ही तो वैल्यू है, है ना? ये इट की ही तो वैल्यू है। मतलब जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? इट की वैल्यू है। जैसे मंडे है, मंडे क्या है? इट ही तो मंडे है, तो ये इट क्या है? यहाँ पे मंडे है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नाउन क्लाउज है वो कैसे है? जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे है। मतलब ये सही से अगर देखा जाए तो ये इसका मतलब पता क्या है? कैसे लिखा जाएगा ये? वॉट यू से इज क्या है? ये एग्जैक्ट सेंटेंस ये है। तो वॉट यू से इज, तो क्या है सही? वॉट क्या है सही? जो तुम कहते हो। तो बात ये समझ में आई कि सर आप इस बात को समझना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले आपको इज, वॉज, वर इनमें से कुछ भी दे और इससे पहले इट दे, दैट दे, दीज दे, तो समझ जाना ये जो नाउन क्लाउज है, ये जो नाउन क्लाउज है ऑब्जेक्ट में, ये जो नाउन क्लाउज है ये क्या बन के आया है? यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, इज राइट, वो क्या है? सही है। नहीं ये बात समझ में? देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे इट वॉज नॉट श्योर व्हेन ही, ओके। जैसे एक क्वेश्चन है तो आपने कहा सर ये इट दे दिया, उसके बाद श्योर क्या नहीं है बच्चे? श्योर व्हाट का साउंड आया, भाई क्या श्योर नहीं है? तो आपने कहा कि जब वह आया ये क्या है? वो श्योर नहीं था। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो है वो क्या है? नाउन क्लाउज है। अभी जो नाउन क्लाउज है यहाँ पे किसकी वैल्यू है? आपने कहा कि ये जो नाउन क्लाउज है ये वैल्यू है किसकी? इट की। इट का मतलब क्या है? इट का मतलब यही तो है कि इट वॉज नॉट श्योर। क्या श्योर नहीं है बच्चों? वह जब वह आया तो ये श्योर नहीं था। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसकी? इट की है। तो यहाँ पे ये जो है ये नाउन क्लाउज है, क्या बन के है? सब्जेक्ट बन के है। इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो क्या है? वो ये है कि व्हेन ही केम वॉज नॉट श्योर। इसका मतलब ये है कि व्हेन ही केम, जब वह आया, वॉज नॉट श्योर, श्योर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आप बस इस बात को समझना कि जब नाउन क्लाउज आपका सब्जेक्ट बनकर आता है तो इसका मतलब यही है कि इससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले आपको इट, दैट, दीज में से कुछ दिया होना चाहिए, तभी जाके जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इनकी वैल्यू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा कुछ भी देगा तो समझ जाना वो क्या है? आपका नाउन क्लाउज क्या बन के आया है? ऑब्जेक्ट बन के आया है। कैसे? जैसे मैं इसको हटाता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है? When she jumped into the well, I can't tell you. देख के बताएं क्या ये सेंटेंस है? ये आपने कहा कि I can't tell what, तो मतलब क्या है इसकी वैल्यू? When she jumped into the well, यही तो है। लेकिन यहां पे आपने इस नाउन क्लाउज को
क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन यहां पे क्या आए, यहां पे इट है, दैट है, दीज है, नहीं है, तो यहां पे जो नाउन क्लॉज है ना, ये आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या गड़बड़ है सर, ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में। आप इसे ऐसे बनाते कि आई कांट टेल यू व्हेन शी जंप इनटू द, और यहां पे देखो आई कांट टेल में क्या नहीं बता सकता, व्हाट क्या नहीं बता सकता कि व्हेन शी जंप इनटू द वेल। यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, और ये जो नाउन क्लॉज है कैसे बन के आया है, एज ए ऑब्जेक्ट बन के आया है। कैसे बन के आया है, एज ए ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे आई की जगह पे इट होता, दैट होता, दीज होता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो है इसका सीक्वेंस ही गलत था। आपको यहाँ पे आप सब्जेक्ट इसे बना ही नहीं सकते, आपको क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना था। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब इतनी ही बात है, नाउन क्लॉज आपके सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, और जब वो सब्जेक्ट में आएगा तो आपके सब्जेक्ट में इट होना चाहिए, दैट होना चाहिए, दीज होना चाहिए, उसके बाद बी की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन जब भी वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, तो ऑब्जेक्ट में तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। समझ गए? एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। देख के बताएं क्या ये सही है? तो आपने कहा कि व्हेन यू विल रिटर्न माई बुक प्लीज टेल मी। प्लीज टेल, आपने कहा सर मुझे बताओ, तो क्वेश्चन उठता है क्या बताओ, तो आपने कहा व्हाट। अब क्या बताना है, तो आपने कहा सर व्हाट के बाद ये बताना है, तो व्हाट का साउंड यहाँ पे है और उसके बाद आंसर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो हुआ वो क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, हाँ है ना। लेकिन नाउन क्लॉज यहाँ पे बन के आया सब्जेक्ट, लेकिन अगर सब्जेक्ट बन के आता तो यहाँ पे इट, दैट, दीज होता। तो इसका मतलब पहली बात तो नाउन क्लॉज तो ठीक है, लेकिन इसका सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस गलत है तो सही कैसे होगा, ये होगा कि सर ये पहले आएगा, प्लीज टेल मी व्हेन यू विल रिटर्न माई बुक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे प्लीज टेल, मुझे बताओ क्या, व्हाट। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, नाउन क्लॉज है। और कैसे काम किया नाउन क्लॉज ने, कैसे काम किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के। कैसे काम किया, एज ए ऑब्जेक्ट बन के। बात समझ में आ गई? आप कहते हैं सर ये क्या है बच्चों, ये तो वही है ना, मैंने बताया ना, व्हाट का, हु का, हुम का साउंड आना चाहिए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है किसका है, होम का साउंड है। प्लीज टेल किसको, होम, किसे, मुझे, मी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है ये क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ये थोड़ी आया है, इसके साथ ये थोड़ी आया, नहीं ये अलग है। तो यहाँ पे टेल का जो साउंड है वो वर्ड का साउंड है, किसके लिए है वो, इसके लिए। तो ये जो है टोटल क्या है, नाउन क्लॉज है, क्या बन के आया, ऑब्जेक्ट बन के आया। ठीक है, सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए, दैट होना चाहिए, दीज होना चाहिए, उसके बाद बी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि दो जगह यूज होता है, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इसको लिखिए, उसके बाद में आपको इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। खत्म हो गया। बात को समझिए, हमने क्या सीखा,
सर आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज देगा, ठीक है, जिसके बाद एक कंजंक्शन लगी होगी, उसके बाद अगर यहां से आपको वर्ड का साउंड मिला तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। ये हमने सीखा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी इसने सीखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो चलिए अब उन्हीं चीजों पे आते हैं कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनेंगे और हम लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां से लिखिए, रूल क्या है कि बच्चों अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट टेंस में है, क्या है प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, तो आप इस बात को समझना है कि जो भी आपका नाउन क्लॉज आएगा, जो भी नाउन क्लॉज आएगा वो भी आपका हमेशा पास्ट टेंस में बना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, किसी भी पास्ट टेंस में, तो आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट that they will join the NCC मैंने बोला द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे विल जॉइन द एनसीसी। तो एक बात बताइए, सबसे पहले सर एक कंजक्शन दिया हुआ है, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज है ना। अब ये वाला जो है ये इस पे डिपेंड है, उन्होंने कहा तो ठीक है, तो इसका मतलब वो छोड़िए। टोल्ड के बाद द टीचर टोल्ड, क्या कहा बच्चों, किसे कहा, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या कहा, जो क्या है उसमें ये कहा कि दैट दे विल ज्वाइन दी एनसीसी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये जो है ये आपका कहलाएगा नाउन क्लॉज, है ना, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट भी है, इसके बाद वर्ब भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या बना कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज ये किस चीज में है, पास्ट में है। सर ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो इसका मतलब जो आगे जो नाउन क्लॉज आएगा वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो ये विल नहीं आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दे दैट दे वुड ज्वाइन, ठीक है, ठीक है, दे विल ज्वाइन एनसीसी। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ये पास्ट में था, तो आपका जो आगे आने वाला सेंटेंस है जो नाउन क्लॉज है वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। समझ में आ गया। जैसे फिर से ट्राई कीजिए, शी टोल्ड मी दैट शी कैन परफॉर्म वेल। तो आपने कहा कि सर ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। और शी टोल्ड, उसने कहा क्या, व्हाट, और व्हाट में क्या मिला आपको, पूरा टोटल सेंटेंस मिला, तो ये जो मिला वो क्या कहना है, नाउन क्लॉज, है ना। लेकिन ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो नाउन क्लॉज है, इसे सही कैसे बनाना सर, ये जो है वो पास्ट में दिया हुआ है, तो इसके मतलब जो आगे नाउन क्लॉज होगा वो भी किसमें होगा, पास्ट में। तो सर कैन नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, बात समझ में आए।
तो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट ये है कि आपका अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपका जो नाउन क्लॉज आएगा वो भी किस में होगा, वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके अलावा सेकंड समझते हैं। आपका अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में ना होके प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब आपका जो नाउन क्लॉज होगा वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? मैंने बोला अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में तो फिर नेक्स्ट क्लॉज खाली पास्ट में ही होगा, लेकिन ये अगर आपका पास्ट में ना होके प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में से किसी में भी होगा तो आपका नाउन क्लॉज पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला व्हाट ही सेड इज देख के बताओ। तो पहली बात इस बात को मुझे बताओ कि व्हाट ही सेड इज राइट। मैं इसका मतलब सही है क्या, तो क्या सही है, जो उसने कहा। तो इसका मतलब ये जो है नाउन क्लॉज यहाँ पे है ना। बात समझ में आ गई। ये नाउन क्लॉज है, कंजक्शन के साथ है, तो इसका मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, है ना। और प्रिंसिपल क्लॉज ये है तो इसका मतलब ये इट वाला केस है, क्योंकि इट वाले के लिए केस में मैंने आपको बताया था कि इट इज, ये ऐसे ही तो लिखा होता है, इट इज राइट व्हाट ही सेड। ये तो ऐसे ही तो लिखा होता है, जिसको हम इट की वैल्यू ये है, इसको हटा के हम ऐसे लिख देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बन के आया ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और जब प्रिंसिपल क्लॉज आपका यहाँ पे किस चीज में है, प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। ये किसमें है, पास्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन एकदम सही है। तो ये जो लिखा हुआ है व्हाट ही सेड इज राइट, क्या है, एकदम क्वेश्चन सही है। बात समझ में आ गई। फिर से लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दो। मुझे उम्मीद है कि समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चा घूम जाता है, उसको लगता है ये पास्ट में, तो ये पास्ट में। नहीं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में हो सकता है। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैंने बोला व्हाट ही says was not। देख के बताओ सही है या गलत है, देख के बताओ सही है गलत है, बताओ सही है गलत है। तो पहली बात तो इस बात को बताओ कि सिर्फ इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो ये तो कंजक्शन के साथ है, तो ये तो सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है ना। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नाउन क्लॉज आया है सही नहीं था क्या, तो ये जो मिला वो नाउन क्लॉज हुआ। और नाउन क्लॉज क्या है, क्या बन के आया बच्चों, सब्जेक्ट बन के आया ना। तो जब सब्जेक्ट बन के आया है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये किस चीज में है, ये है पास्ट टेंस में। किस में है, ये पास्ट टेंस में। तो जब बच्चों प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो जो आने वाला क्लॉज है नाउन क्लॉज वो पास्ट में ही होगा। किस में होगा, पास्ट में ही होगा। लेकिन ये किस में बना हुआ है सर, प्रेजेंट में। तो मतलब क्वेश्चन क्या गलत है, सेज नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, से। क्वेश्चन क्या बना सही, क्वेश्चन क्या बना सही, व्हाट ही सेड वाज नॉट। इसका क्वेश्चन ये सही। बात समझ में आई। तो क्या सीखा हमने, क्या
कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस भी किस में होगा बच्चों, पास्ट में होगा। लेकिन आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो आने वाला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहां से एक बात को सीखा। तो मैं इसे हटा दूं, मुझे उम्मीद है कि मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक एक्सरसाइज भी दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे। जब आप हिमांशु शुक्ला इंग्लिश लिखेंगे बिना स्पेस के तो ऑटोमेटिक आपको टेली पे मैं मिल जाऊंगा और वहां पे मैं इसकी एक्सरसाइज डालूंगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप जाके वहां पे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हुआ है क्या, देख के बताओ सही है क्या। मैंने बोला महात्मा गांधी आस्क्ड नेहरू व्हाट राहुल गांधी विल डू इन 2022। देख के बताओ सही है गलत है। तो आपने कहा कि सर ये जो व्हाट है इससे पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज हाँ है ना, पूछा तो मतलब व्हाट क्या पूछा जी, ये पूछा, तो इसका मतलब ये जो हुआ वो नाउन क्लॉज हुआ, हाँ है ना। अब बच्चों जब ये नाउन क्लॉज हुआ तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला जो सेंटेंस है किसमें दिया हुआ है, पास्ट में। तो इसका मतलब आगे वाला जो नाउन क्लॉज होगा वो किसमें होगा, पास्ट में। तो क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। विल की जगह पे क्या आएगा बच्चों, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यही है कि खाली उसी से खेलना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला द मैंने बोला द टीचर सेड दैट शी डज नॉट लाइक स्मोकिंग। सही बनाया बच्चों। तो आपने क्या कहा कि सर ये जो पीसी है क्योंकि कंजक्शन से पहले है, और ये जो है उसने द टीचर सेड व्हाट, तो जो मिला वो क्या हुआ, नाउन क्लॉज, हाँ है ना। तो क्या पूछा, सॉरी क्या कहा, ये कहा, लेकिन ये जो कहा है वो किस चीज में है बच्चों, पास्ट में है। तो ये शी डज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट लाइक स्मोकिंग। मतलब ये समझ में आया कि सर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस तो नाउन क्लॉज पास्ट में। अब क्वेश्चन उठता है ये कि ये तो जी पास्ट में मिल जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज का, लेकिन ये जो नाउन क्लॉज में आपने डू डज की जगह यहाँ पे डिड लिख दिया, ये चेंज कैसे होते हैं। तो एक काम कीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो डू डज हटा के मैंने डिड लिखा, ठीक है, ये कैसे चेंज होते हैं और कितने होते हैं कि जिनको हम यहाँ के पास्ट टेंस को देखने के बाद उन्हें बनाते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए, मैं तुरंत आपको मेथड बताता हूँ। ठीक है,
सही कर रहे हैं। देखिए जैसे प्रिंसिपल क्लॉज है, किसमें? पास्ट में। नाउन क्लाउज में क्या चेंज होते हैं? नाउन क्लाउज में अगर बच्चों नाउन क्लाउज में आपको डू या डज देगा तो आप जो है उसका क्या बना देंगे? डिड बना देंगे। किसके साथ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। बस समझ में आ गई। इसके अलावा आपको वॉज देगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिड के साथ क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे और डिड ही दिया हो, ठीक है, और उस डिड में अगर आपको टाइम दे दे, क्या दे दे? टाइम दे दे। अब आप ये कहेंगे ना सर ये तो पास्ट में है और डिड भी तो पास्ट में होता है, लेकिन बच्चों अगर डिड में आपको टाइम दे दे तो आप उसको बना देते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? कैसे होंगे अभी एग्जांपल दे के बताऊंगा आपको। इसके अलावा आप समझिएगा, आपको इज देगा, आर देगा, एम देगा, तो आप इसके लिए वॉज या ठीक है, वॉज या वर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे वॉज या वर दिया हुआ है तो आप वहां पे हैड बीन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे आपको हैज हैव देगा या तो आप इसका क्या बना सकते हैं? हैड बना सकते हैं। लेकिन कहीं पे हैड दिया तो हैड में क्या होता है? नो चेंज होता है। हैड कई जगह हैड ही होगा, नो चेंज। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा डाल देता हूं। इसके अलावा कहीं पे विल, शैल, कैन, मे देगा तो आपको विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का क्या लिखना है? माइट लिखना है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट टेंस दिया होगा तो आपको नाउन क्लाउज में ऐसा कुछ दिया होगा तो उनका आपको ऐसा बनाना होता है, ठीक है। जैसे वॉज कर दिया हेड के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, या मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला, आई टोल्ड हिम दैट वी won the match yesterday। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? आपने कहा कि ये जो है सर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, ये कंजक्शन है, लेकिन मैंने बोला आई टोल्ड, मैंने बोला व्हाट, तो आपने कहा सर दैट वी वॉन द मैच यस्टरडे, तो ये जो है नाउन क्लॉज हुआ। बात समझ में आ गई? लेकिन नाउन क्लॉज में ये पास्ट में तो ये पास्ट में होगा, तो आपने कहा सर ये पास्ट में तो ये पास्ट में है, लेकिन बच्चों अगर पास्ट में भी क्या दिया है आपको? टाइम दिया हुआ है। पास्ट में भी क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो आपको इसको बदलना पड़ेगा किसमें? हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। लेकिन टाइम नहीं दिया होता तो फिर तो ठीक था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सेकंड फॉर्म है ना, तो इसको लगाना पड़ेगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म। क्या आएगी बच्चों? तो आई टोल्ड हिम दैट वी हैड वोन द मैच यस्टरडे। बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो इसको लिखो और एग्जांपल देता हूं। तो जैसे मैंने बोला शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस लास्ट ईयर, तो आपने कहा कि ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। और शी टोल्ड व्हाट, दैट शी वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस। तो आपने कहा सर प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये पास्ट में है, तो नेक्स्ट वाला पास्ट में होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन साथ में दिया हुआ है टाइम, तो क्या चेंज होगा। मैंने बताया था आपको सर वॉज वर्ब जहां भी दिया होगा वहां लगा देते हैं हैड नॉट बीन कॉट बाय, ठीक है, बाय द पुलिस लास्ट ईयर। बात समझ में आई? फिर से ट्राई कीजिए। जैसे मैंने बोला द डॉक्टर said that he did not give any injection to last night. मैंने बोला द डॉक्टर सेड दैट ही डिड नॉट गिव एनी इंजेक्शन टू हिज पेशेंट लास्ट नाइट। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है आज क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियरिटी तो होगी, दिखाई देगा, ठीक है। बाकी शकल साफ आए, ये सब आए, इन सब चीजों का तो मायने नहीं है, कंटेंट साफ दिखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कंटेंट आपको साफ दिखाई देगा होगा, ठीक है। तो आप इसे मुझे बताए। तो हमने कहा सर ये पास्ट में है, डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर डेट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड नॉट। और कौन सी फॉर्म आती है हेड के साथ, गिव नहीं आता, क्या आता है, गिवन। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट यही है कि जब भी आपका पास्ट टेंस दिया हुआ है प्रिंसिपल क्लाउज, तो आगे वाले में पास्ट ही होगा, लेकिन उसमें भी अगर टाइम दिया होता है तो वहां पे चेंजेस होते हैं। जो जो चेंजेस होते हैं वो सब मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कभी कभी ये हटा देता हूं मैं इसको, तो बताता हूं आपको क्या कहना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज देगा, प्रिंसिपल क्लॉज देगा और ये पास्ट में भी है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज दिया, ये किसमें, पास्ट में है। तो आपका जो नाउन क्लॉज दिया होगा, क्या दिया होगा, जो नाउन क्लॉज दिया होगा ये आपका बेशक ये पास्ट में है, लेकिन ये आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, या प्रोवर्ब है, या कोई भी इडियम्स है, या जनरल कोई भी बातें हैं, कोई भी जनरल थिंग्स है, तब बेशक आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में और नाउन क्लॉज में इनमें से कुछ भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, प्रोवर्ब हुआ, इडियोमेटिक हुआ, जनरल हुआ, तो आप इनमें कोई भी चेंज नहीं करते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? जब भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो आपके नाउन क्लॉज में अगर इनमें से कुछ है तो आप कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। बात समझ में आ गई?
अब कैसे, जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला माय ब्रदर सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने बोला भाई ने क्या कहा कि जो अर्थ है वो घूमती है किसके, सन के। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये सर यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक थ्योरी कह सकते हैं इसे। तो इसका मतलब ये है कि बेशक आपका ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट में है, बेशक ये पास्ट में है, लेकिन आपके भाई जो कहा उसने व्हाट, तो ये क्या हुआ, ये नाउन क्लॉज हुआ। तो बेशक ये पास्ट में, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्या है, एकदम सही है। ये बात कैसी है, एकदम सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने आपको बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाउन क्लॉज था जिसको हमने ध्यान से पढ़ा। इसके बाद हम इसके एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेट में मैंने जैसे आपको 4 टाइप्स बताए, उन सबको ध्यान से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को भी क्या इसे ध्यान से पढ़ना है, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। जब आप देखेंगे कि जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा फील होगा कि वाकई जो है कुछ ना कुछ हमें अच्छा सिखा है। ठीक है, और इसे मैं इतने डिटेल से बताऊंगा कि बस अब मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि YouTube पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, चाहे कितना भी देखना, वो 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो बना के अब इंसान छोड़ देता है। ठीक है, मैं आपको इतना बताऊंगा कि YouTube पे कहीं नहीं होगा, इस बात को मैं लिख के दूंगा आपको। ठीक है, और इतने अच्छे से नहीं होगा। तो यही है कि आप ध्यान से समझिए, मेन पॉइंट तो ये होता है सिलेक्शन हो सभी का। ठीक है, थैंक यू।